नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सुसाइटी 55 पर। मेरा नाम है सोनू कुमार पांचाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 दिनों में पृथ्वी की जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य के रोमन देवी के नाम पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के आकाश में सबसे ज्यादा चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है, हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एकदम अलग नजर आता है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है, जिसने इसकी सतह को दृश्य प्रकाश में अंतरिक्ष से निहारने से बचा रखा है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए अपनी चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का या शाम का तारा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, ये था शुक्र ग्रह के बारे में इंट्रोडक्शन। आइए मैं आपको शुक्र ग्रह की इमेज दिखाता हूँ। ये है जो कि हबल टेलीस्कोप से ली गई इमेज है। ज्योग्राफी, शुक्र 4 सौर मंडलीय ग्रहों में से एक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी पिंड है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के ही समान है। अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में वर्णित किया जाता है इसको। शुक्र का व्यास 12,092 किलोमीटर है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 81.5% है। अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण के कारण शुक्र की सतही परिस्थितियां पृथ्वी पर की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। शुक्र के वायुमंडलीय दबाव का 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष 3.5% का अधिकांश नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसका वायुमंडल 4 स्तरीय ग्रहों में सबसे सघनतम है और अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना हुआ है। सौर मंडल में यह सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन को चट्टानों और भूस्तरीय आकृतियों में वापस जकड़ने के लिए यहाँ कोई कार्बन चक्र नहीं है और न ही जीव द्रव्य को इसमें अवशोषित करने के लिए कोई कार्बनिक जीवन यहाँ नजर आता है। शुक्र पर अतीत में महासागर हो सकते हैं, ऐसा अध्ययनों का मानना है। देखिए इस इमेज में आपको जो ये चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है शुक्र ग्रह है। शुक्र की सतह का करीब 80% हिस्सा चिकने और ज्वालामुखीय मैदानों से आच्छादित है, जिसमें से 70% सलवटी चोटीदार मैदानों से व 10% चिकनी व लोदार मैदान से बना हुआ है। 2 उच्च भूमि महाद्वीप इसके सतही क्षेत्र के शेष को संवारता है, जिसमें से एक ग्रह के उत्तरी गोलार्ध और एक अन्य भूमध्य रेखा के बस दक्षिण में ही स्थित है। उत्तरी महाद्वीप को बेबीलोन के प्यार की देवी इस स्टार के नाम पर स्टार टेरा कहा गया है और आकार तकरीबन ऑस्ट्रेलिया जितना है इसका। शुक्र का सर्वोच्च पर्वत मैक्सवेल माउंटेन स्टार टेरा पर ही स्थित है। शुक्र पर द्रव्यमान किसी भी ज्वालामुखी कुंड के साथ लावा प्रवाह के प्रमाण का एक अभाव एक पहेली बना हुआ है। ग्रह पर कुछ प्रहार क्रेटर हैं जो सतह की अपेक्षाकृत युवा होने का प्रदर्शन करते हैं और लगभग 30 से 60 करोड़ साल पुराने हैं। देखिए इस इमेज में भी जो चांद के बाद सबसे चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है, यह शुक्र ग्रह ही है। शुक्र की अधिकतर सतह ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित नजर आती है। शुक्र पर पृथ्वी की तरह अनेक ज्वालामुखी हैं और इसके प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में कुल 167 के आसपास बड़े ज्वालामुखी हैं। पृथ्वी पर इस आकार के ज्वालामुखी जटिलता केवल हवाई के बड़े द्वीप पर ही है। यह इसलिए नहीं कि शुक्र ज्वालामुखी नजरिए से पृथ्वी की तुलना में अधिक सक्रिय है, बल्कि इसकी प्रकृति पुरानी है। पृथ्वी की समुद्री प्रकृति विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा निरंतर पुनर्नवीकृत कर दी जाती है और करीब 10 करोड़ वर्ष औसत उम्र की है, जबकि शुक्र की सतह 30 से 60 करोड़ वर्ष पुराने होने का अनुमान है। इस इमेज में देखिए दोस्तों, ये बहते हुए लावा की तस्वीर है जो शुक्र ग्रह की सतह पर बह रहा है। भूकंपीय डेटा की जानकारी के बगैर शुक्र की आंतरिक संरचना और भूरसायन के बारे में थोड़ी ही प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्धता है।
शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार और घनत्व में समानता बताती है। वे समान आंतरिक संरचना साझा करती हैं, एक कोर, एक मेंटल और एक क्रस्ट। पृथ्वी की ही तरह शुक्र का कोर कम से कम आंशिक रूप से तरल है, क्योंकि इन दो ग्रहों के ठंडे होने की दर लगभग एक समान रही है। शुक्र का थोड़ा छोटा आकार बताता है इसके गहरे आंतरिक दबाव पृथ्वी से काफी कम है। इन दो ग्रहों के बीच मुख्य अंतर है शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए परमाणु का अभाव, संभवतः क्योंकि इसकी परत कम चिपचिपा बनाने के लिए बिना पानी के अपहरण के लिए ही मजबूत है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रह से गर्मी की कमी कम हो जाती है, इसे ठंडा करने से रोकती है और आंतरिक रूप से जनरेट किए गए चुंबकीय क्षेत्र की कमी के लिए संभावित स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है। शुक्र का वायुमंडल अत्यंत घना है। अध्ययनों ने बताया है कि शुक्र का वातावरण हाल की तुलना में अरबों साल पहले पृथ्वी की तरह बहुत ज्यादा था और वहां सतह पर लगभग तरल पानी की पर्याप्त मात्रा रही होगी। लेकिन 60 करोड़ से लेकर कई अरब वर्षों तक की अवधि के बाद मूल पानी के वाष्पीकरण के कारण एक दौड़ता भागता ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ, जिसने वहां के वातावरण में एक महत्वपूर्ण स्तर की ग्रीन हाउस गैसों को पैदा किया। हालांकि सतह पर सतही हालात किसी भी पृथ्वी सदस्य जीवन के लिए योग्य नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और साफ इमेज है जो कि शुक्र ग्रह की जो सतह है उसको दिखाती है। इसमें आपको पता चलेगा कि जो ये लावा है ये बह रहा है। सघन CO2 के ऊपर बादल घने हैं जो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों से मिलकर बने हुए हैं। ये बादल लगभग 90% सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जो कि वापस अंतरिक्ष में पर गिरता है और शुक्र के सतह के दृश्य प्रेक्षण को रोकते हैं। बादलों के स्थायी आवरण का अर्थ है कि भले ही शुक्र ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के नजदीक है, पर शुक्र की सतह अच्छी तरह से तपी हुई नहीं है। बादलों के शीर्ष पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की शक्तिशाली हवाएं हर 4 से 5 पृथ्वी दिनों में ग्रह का चक्कर लगाती है। शुक्र की हवाएं उसकी घूर्णन के 60 गुने तक गतिशील है, जबकि पृथ्वी की सबसे तेज हवाएं घूर्णन गति की केवल 10 से 20% है। शुक्र की सतह प्रभावी ढंग से समतापीय है। यहाँ न सिर्फ दिन और रात के बीच बल्कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच भी तापमान एक समान रहता है। ग्रह का अलपक्षीय झुकाव तापमान में उल्लेखनीय भिन्नता केवल ऊंचाई के साथ मिलती है। 1995 में मैगेलन जांच ने उच्चतम पर्वत शिखर के शीर्ष पर एक अत्यधिक प्रतिबिंबित पदार्थ का चित्रण किया था। 1967 में वेनेरा 4 ने शुक्र के चुंबकीय क्षेत्र को पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर पाया था। यह चुंबकीय क्षेत्र एक आंतरिक डायनमो पृथ्वी के अंदरूनी कोर की तरह एक आयन मंडल और सौर वायु के बीच एक अंतःक्रिया द्वारा प्रेरित है। शुक्र का छोटा सा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल को ब्रह्मांडीय विकिरण के खिलाफ नगण्य सुरक्षा प्रदान करता है। यह विकिरण बादल दर बादल बिजली निर्वहन का परिणाम हो सकता है। आकार में पृथ्वी के बराबर होने के बावजूद शुक्र पर एक आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की कमी होना आश्चर्य की बात है। यह भी उम्मीद थी कि इसका कोर एक डायनमो रखता है। एक डायनमो को 3 चीजों की जरूरत होती है: एक सुचालक, तरल, घूर्णन और संवहन। कोर को विद्युतीय प्रवाहकीय होना माना गया है, जबकि इसके घूर्णन को प्राय बहुत ज्यादा धीमी गति का होना माना गया है। सिमुलेशन मॉडल दिखाते हैं कि एक डायनमो निर्माण के लिए पर्याप्त है। शुक्र करीब 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोस्तों, जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई कहा जाता है। जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर यानी कि तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है, जिससे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बनती है। तो इसका जो शुक्र है इसकी दूरी औसतन 7 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। शुक्र की कक्षा 0.01 से कम की विकेंद्रता के साथ वृत्ताकार के ज्यादा करीब है। जब शुक्र ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, यह स्थिति और संयोजन कहलाती है, जो उसकी पहुंच को पृथ्वी से निकटतम बनाती है।
अन्य ग्रह 4.1 करोड़ क्यूसेक दूरी पर है। शुक्र ग्रह हर 584 दिनों में और संयोजन पर पहुंचता है। पृथ्वी की कक्षाई घटती हुई केंद्रता के कारण यह न्यूनतम दूरी दसियों हजारों वर्षों उपरांत सर्वाधिक हो जाएगी। सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा वामावर्त दिशा में करते हैं, जैसा कि सूर्य के ऊपर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखा गया। अधिकांश ग्रह अपने अक्ष पर भी वामावर्त दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र हर 243 दिनों में एक बार दक्षिणावर्त घूम जाता है। यह किसी भी ग्रह की सर्वाधिक धीमी घूर्णन गति है। इस प्रकार एक शुक्र नक्षत्र दिवस एक शुक्र वर्ष से लंबे समय तक रहता है। शुक्र की भूमध्य रेखा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, जबकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुक्र का घूर्णन 6.5 मिनट शुक्र नक्षत्र दिवस तक धीमा हो गया है। शुक्र किसी भी तारे की तुलना में हमेशा ही उज्ज्वल रहता है। जैसा कि आपने पहले की इमेजों में भी देखा होगा, शुक्र काफी ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए शुक्र प्रत्येक 584 दिनों में पृथ्वी को पार कर जाता है। 20वीं सदी तक शुक्र के बारे में थोड़ी बहुत खोज हुई थी। इसकी करीब करीब आकृतिहीन डिस्क ने कोई सुराग नहीं दिया कि इसकी सतह आखिर किस तरह की हो सकती है। इसके और अधिक रहस्यों का पर्दाफाश स्पेक्ट्रोस्कोपी, रडार और पराबैंगनी प्रेक्षणों के विकास के साथ ही हुआ है। पहले पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रेक्षण 1920 के दशक में किए गए, जब फ्रैंक ई रोस ने पाया कि पराबैंगनी तस्वीरों ने काफी विस्तृत ब्यौरा दिखाया जो दृश्य और अवरक्त विकिरण में अनुपस्थित था। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा निचले पीले वातावरण के साथ उसके ऊपर के पक्षाभ मेघ के अत्यधिक घनेपन की वजह से था। 1900 के दशक में स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेक्षणों ने शुक्र के घूर्णन के बारे में पहला सुराग दिया। 1970 के दशक में रडार प्रेक्षणों ने पहली बार शुक्र की सतह को विस्तृत रूप से उजागर किया। एरे सीबोवेधशाला पर 300 मीटर की रेडियो दूरबीन का प्रयोग कर ग्रह पर रेडियो तरंगों के स्पंदन प्रसारित किए गए और गूंज ने अल्फा और बीटा क्षेत्र से नामित दो अत्यधिक परावर्तक क्षेत्रों का पता लगाया। परीक्षणों ने पर्वतों के लिए उत्तरदायी ठहराए गए एक उज्ज्वल क्षेत्र भी पता लगाया, जिसे मैक्सवेल मोंटेस कहा गया। शुक्र पर अब केवल यह 3 ही भू आकृतियां हैं जिनके महिलाओं के नाम नहीं हैं। शुक्र के लिए वैसे भी किसी भी ग्रह के अन्य पहला रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन 12 फरवरी 1961 को वेनेरा 1 यान के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हुआ। सोवियत वेनेरा कार्यक्रम अंतर्गत यह पहला यान था। वेनेरा 1 ने मिशन के 7वें दिन संपर्क खो दिया और यह तब पृथ्वी से 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। शुक्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का अन्वेषण भी प्रक्षेपण स्थल पर ही मैरिनर 1 यान को खोने के साथ बुरे हाल में शुरू हुआ, पर इसके अनुवर्ती यानी कि इसके सक्सेसर मैरिनर 2 ने सफलता पाई। 14 दिसंबर 1962 को अपने 109 दिवसीय कक्षांतरण के साथ यह शुक्र की धरती से 34,883 किलोमीटर ऊपर से गुजरने वाला दुनिया का पहला सफलतम अंतरिक्षग्रहीय मिशन बन गया। इसके माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडियोमीटर से पता चला कि शुक्र के सबसे ऊपरी बादल शांत थे, जबकि पूर्व के भू आधारित मापनों ने शुक्र की सतह के तापमान को अत्यधिक गर्म होने की पुष्टि की है। और आखिरकार यह उम्मीद भी खत्म हो गई कि यह ग्रह भू आधारित जीवन का ठिकाना हो सकता है। मैरिनर 2 ने शुक्र के द्रव्यमान और खगोलीय दूरी को और बेहतर प्राप्त किया, पर वह चुंबकीय क्षेत्र या विकिरण बेल्ट का पता लगाने में असमर्थ था। सोवियत वेनेरा यान 1 मार्च 1966 को शुक्र पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुमंडल में प्रवेश करने वाली और किसी अन्य ग्रह की सतह से टकराने वाली यह पहली मानव निर्मित वस्तु थी। 18 अक्टूबर 1967 को वेनेरा 4 ने सफलतापूर्वक वायुमंडल में प्रवेश किया और अनेकों वैज्ञानिक उपकरणों को तैनात किया। वेनेरा 4 के रचनाकारों द्वारा लगाए गए अनुमानों की तुलना में शुक्र का वायुमंडल काफी घना था। इसने पैराशूट को उतरने के तयशुदा समय की तुलना में धीमा कर दिया। इसका मतलब था कि सतह तक पहुंचने से पहले यान की बैटरियों का बंद हो जाना। 93 मिनट तक अनवरत अवतरण डेटा प्रेषित करने के बाद 24.96 किलोमीटर की ऊंचाई पर
वेनेरा 4 की दबाव की अंतिम रीडिंग 18 बार थी। एक दिन 19 अक्टूबर 1967 को मैरिनर 5 ने बादलों के शीर्ष से 4000 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर एक गुजारे का आयोजन किया। दरअसल मैरिनर 5 को मूल रूप से मंगल से जुड़े मैरिनर 4 के लिए ही एक बैकअप यान के रूप में बनाया गया था, लेकिन जब मिशन सफल रहा तो यान को शुक्र मिशन के लिए तब्दील कर दिया गया। इसके उपकरणों के जोड़े मैरिनर 2 पर की तुलना में अधिक संवेदनशील थे। वेनेरा 4 से सीखे सबक के बाद सोवियत यूनियन ने जनवरी 1969 को एक 5 दिवसीय अंतराल में जुड़वे यान वेनेरा 5 और वेनेरा 6 को प्रक्षेपित किया। शुक्र से इसका सामना उसी साल एक दिन के आड़ में 16 और 17 मई को हुआ। यान के कुचलने की दाब सीमा को बढ़ाकर 25 बार तक सुदृढ़ किया गया और एक तेज अवतरण प्राप्त करने के लिए छोटे पैराशूट के साथ सज्जित किया गया। बाद के शुक्र के हाल के वायुमंडलीय मॉडलों ने सतह के दबाव को 75 और 100 बार के बीच होने का सुझाव दिया, इसलिए इन यानों के सतह पर जीवित बचे रहने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैरिनर 10 को उस गुरुत्वीय गुलेल प्रक्षेप वक्र पर भेजा जिसकी राह शुक्र से होकर बुध ग्रह की ओर जाती थी। 5 फरवरी 1974 को मैरिनर 10 शुक्र से 5790 किलोमीटर नजदीक से गुजरा और 4000 से ज्यादा तस्वीरों के साथ वापस लौटा। इसने तब की सबसे अच्छी तस्वीरें हासिल की थी। इसमें दृश्य प्रकाश में शुक्र को लगभग आकृतिहीन दिखाया गया था, लेकिन बैंगनी प्रकाश ने बादलों के विस्तार में दिखाया जिससे पृथ्वी आधारित अवलोकनों में कभी नहीं दिखाया था। वर्तमान और भविष्य के मिशन। तो दोस्तों, नासा के बुध ग्रह के मैसेंजर मिशन ने अक्टूबर 2006 और 2007 जून 2007 में शुक्र के लिए 2 फ्लाई बाय का आयोजन किया। धीमा करने के लिए इसके प्रक्षेप वक्र का मार्च 2011 में शुक्र की एक संभावित कक्षा में समावेश हुआ। मैसेंजर ने उन दोनों फ्लाई बाय पर वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया। दोस्तों, मैं आपको मैसेंजर यान की तस्वीर भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मैसेंजर की तस्वीर जिसमें इसको तैयार किया जा रहा है। वीनस एक्सप्रेस प्रोब यूरोपीय एजेंसी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे स्टार सैम के माध्यम से प्राप्त एक रूसी सोयूज फ्रैगेट रॉकेट द्वारा 9 नवंबर 2005 को प्रमोचित किया गया। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने एक शुक्र परिक्रमा यान अकातुस्की को तैयार किया जो 20 मई 2010 को प्रक्षेपित हुआ था, पर यह यान दिसंबर 2010 में कक्षा में प्रवेश करने में असफल रहा। आशाएं अभी बाकी है क्योंकि यान सफलतापूर्वक शीत निद्रा में है और 6 साल में एक और प्रविष्टि का प्रयास कर सकता है। नियोजित जांच पड़ताल के लिए बिजली की उपस्थिति की पुष्टि हेतु स्तरीय प्रतिचित्रण के लिए डिजाइन किया गया एक इंफ्रारेड कैमरा और उपकरणों को साथ ही वर्तमान भूपटल के ज्वालामुखी कण के अस्तित्व के निर्धारण को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब क्या हम मानव को शुक्र ग्रह पर भेज सकते हैं? तो इसके लिए मानव युक्त शुक्र फ्लाई बाय मिशन अपोलो कार्यक्रम हार्डवेयर का प्रयोग कर 1960 के दशक के अंत में प्रस्तावित किया गया था। मिशन को अक्टूबर के अंत या नवंबर 1973 की शुरुआत में शुरू करने की योजना बनाई गई थी और तकरीबन 1 वर्ष तक चलने वाली इस उड़ान में 3 लोगों को शुक्र के पास भेजने के लिए एक सैटर्न V रॉकेट का प्रयोग किया गया था। करीब 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान शुक्र की सतह से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। तो दोस्तों, ये था शुक्र ग्रह के बारे में वीडियो। आज हमने बहुत गहराई से शुक्र ग्रह के बारे में जाना, जो भी हमारे पास आंकड़े या जानकारी उपलब्ध है उसको लेकर, लेकिन अभी भी शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सी चीजें जाननी बाकी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।